और बरखुरदार कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है पापा। अच्छा, वो वाडिया जी के काम का क्या हुआ? पापा बस अभी 10 विला बनकर तैयार हो गए, उनमें थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बाकी है। एक बार वो हो जाए तो फिर वो वाडिया अंकल वाले प्रोजेक्ट पर लग जाऊंगा। शाबाश। देखो वैसे तो कई ब्रोकर काम कर रहे हैं, लेकिन वाडिया जी की बात अलग है। उनसे सालों पुरानी बातचीत है और उन्होंने कितना बिजनेस भी तो ला कर दिया है हमें। जी पापा। अच्छा पापा, वाडिया अंकल के अपने लिए फ्लैट लेना चाहते हैं? नहीं, शायद वो अपनी बेटी को फ्लैट देना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दहेज में फ्लैट देना महंगा सौदा नहीं है? अरे नहीं नहीं, उसकी शादी को तो कई साल हो गए। वो तो बस वाडिया जी की बेटी को फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटियों का कैसा ख्याल रखना है ये तो कोई वाडिया अंकल से सीखे। अपने बेटे केशव की बात सुनकर ओम प्रकाश चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। तभी वहां केशव की मां सविता आ गई और ओम प्रकाश को गहरी सोच में डूबे देखकर बोली, क्या बात है, आप बड़े चुप हैं? कुछ नहीं, वो बस ऐसे काम की बात सोच रहा था। तुम बताओ ना क्या बात है? कोई बात नहीं, और कितनी बार कहा है कि घर में तो कम से कम ये काम धंधे की टेंशन मत लिया करो। अरे भाग्यवान, अब काम है तो दबाव और तनाव तो लाएगा ही ना। हाँ, पर ये टेंशन सिर पर मत चढ़ा लेना। उम्र हो रही है, अपना ख्याल रखा करो। अरे मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी कोई 20 बरस की नहीं हूं अब, समझे? समझ गया। क्या समझे? यही कि हम दोनों का ख्याल रखने के लिए अब किसी की जरूरत है ना केशव? क्या पापा फिर वही बात? अभी मुझे बहुत काम है। हाँ तो कोई बात नहीं, कल शादी कर लेना, आज काम निपटा लो। ओम प्रकाश की बात सुनकर सभी हंस पड़े। ओम प्रकाश का छोटा सा परिवार था। वो शहर में अपने बड़े से बंगले में अपनी पत्नी सविता और बेटे केशव के साथ रहते थे। फिर शाम को। हाँ भाई, फिर क्या सोचा? किस बारे में पापा? शादी और किस बारे में? माँ आप ही समझाओ ना पापा को, अभी मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। सही तो कह रहे हैं, तू चला जाता है काम पर और यहाँ इतने बड़े घर में हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया अकेले रह जाते हैं। अरे बहू आ जाएगी, फिर पोता पोती आ जाएंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। पर माँ। परवर कुछ नहीं, माता रानी की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। तूने भी सारा काम संभाल ही लिया है। एक काम करते हैं, इस बार के नवरात्रि के बाद तेरी शादी करा देते हैं। नवरात्रि तो बस 3 महीने बाद है। हाँ तो क्या हुआ, ना टाइम काफी है। हम अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे और अगर तेरी नजर में कोई है तो बता दे। ओम प्रकाश की बात सुनकर केशव शर्मा गया। केशव एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम पावनी था। वो दोनों कॉलेज में साथ पढ़े थे। जब शादी की बात चली तो केशव ने अपनी मां सविता को सारी बात बता दी। फिर कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी करा दी गई। शादी के कुछ दिन बाद, मम्मी जी पापा जी आ जाइए, आपकी चाय और नाश्ता तैयार है। अरे पावनी बेटा, घर में नौकर चाकर है, उनको बोलो ना, तुम क्यों चाय बना रही हो? अरे मम्मी जी वैसे भी सारा काम तो वही करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम सुबह की चाय और नाश्ता तो मैं ही बना लूं। पावनी, घर में नौकर इसलिए है ताकि तुम आराम कर सको। पापा जी मेरे घर में कोई नौकर नहीं था, घर के सारे काम मैं ही करती थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा दिन बस आराम आराम आराम। मैं तो आराम करते करते थक गई। लो बताओ, बहू रानी आराम करते करते थक गई। अगर ऐसा है तो एक काम करो, तुम मेरे काम में मेरा हाथ बटा दिया करो, ठीक है? हाँ वैसे ये बढ़िया आइडिया है। थैंक गॉड, कुछ काम तो मिलेगा। उस दिन के बाद से पावनी केशव का उसके काम में हाथ बटाने लगी। अब वो रोज केशव के साथ उसकी कंपनी में जाती और वहां उसकी मदद करती। उसके जाने से कंपनी की ग्रोथ पर भी अच्छा असर पड़ा। और पावनी कैसा चल रहा है सब? अरे माँ पूछो मत, अकाउंट्स में तो पावनी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। शानदार काम करती है आपकी बहू। तो फिर तो एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह उसे सैलरी भी मिलनी चाहिए, और तुम होगे उससे फ्री में काम कराया जा रहे हो। हाँ, धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतता गया। पावनी और केशव अपने काम में बिजी हो गए और इधर उन दोनों को खुश देखकर ओम प्रकाश और उसकी पत्नी सविता भी संतुष्ट थे। पर फिर एक दिन, सुनो ना, इधर आओ। हाँ क्या हुआ बताओ। वो मैनेजर बता रहा था कि बाहर गेट पर 5 लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां मतलब? अरे वो काम के सिलसिले में आई हैं। पर हमने तो कोई इंटरव्यू नहीं रखा। नहीं नहीं, वो तो बेचारी मजदूरी का काम मांगने आई हैं। 5 बहनें हैं शायद। मैनेजर को बोलकर उन्हें जाने के लिए कह दो,
अरे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, आटा चक्की थोड़ी चलाते हैं। इस काम के लिए मजबूत हाथ चाहिए होते हैं। पता है सीमेंट की एक बोरी ही 50 किलो की होती है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर वो बेचारी सुबह से बैठी है, और पता है एक बात, वो पांचों गूंगी हैं, कुछ बोल भी नहीं सकती। पावनी की बात सुनकर केशव एकदम से खामोश हो गया। वो अपनी कंपनी के बाहर आया तो देखा कि गेट पर वाकई 5 लड़कियां भी थीं। मजदूरी का काम है, तुम लोग नहीं कर पाओगे, कहीं और काम देख लो। केशव की बात सुनकर उनमें से सबसे बड़ी बहन ने केशव के आगे हाथ जोड़ लिए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ के इशारे केशव को समझ नहीं आए। उसने पावनी की तरफ देखा। सुनो ना, परेशान लगती हैं, काम दे दो ना। वो बेचारी कौन सा फ्री में पैसे मांग रही है, और फिर ये पांचों गूंगी भी तो है, शायद इसीलिए इन्हें कोई काम नहीं दे रहा हो। अच्छा एक काम करो, तुम मैनेजर से कहो कि सेक्टर 2 वाली बिल्डिंग में इन्हें काम पर रख लें। ठीक है, तुम सबको काम पर रख लिया है, जाओ जाकर काम करो। केशव की बात सुनकर उन पांचों बहनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। फिर अगले ही दिन से वो पांचों बहनें पूरी लगन के साथ बाकी मजदूरों के साथ काम करने लगी। ये देखकर पावनी और केशव बहुत खुश हुए। ऐसे ही कई महीने बीत गए और बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। और फिर एक दिन घर पर, सविता, केशव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी कुछ नहीं पापा, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना। नहीं बेटा, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। एक राज है मेरे सीने में जो मैं साथ लेकर नहीं जाना चाहता। राज? कैसा राज? सविता, तुम मेरी पहली पत्नी नहीं हो। तुमसे पहले मेरी शादी सरला से हुई थी। हम गांव में रहते थे और फिर एक दिन सरला ने एक लड़की को जन्म दिया। हम बहुत खुश थे, लेकिन वो लड़की गूंगी निकली। मुझे लगा अगली बार मुझे बेटा मिलेगा, पर फिर से लड़की हुई और वो भी गूंगी। इस तरह से मेरी 5 बेटियां हुई और 5 ही गूंगी थी, पर बेटा नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ पापा? 5वीं बेटी के बाद मैं गुस्से में सरला और अपनी 5 बेटियों को छोड़कर शहर आ गया। लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं थी। वो 5 अब कहाँ हैं मुझे नहीं पता। सरला कहाँ है और कैसी है ये भी नहीं जानता। जब मैं शहर आया तो यहाँ सविता से मिला। मैंने पिछली बातें भुलाकर तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन कभी तुम्हें अपनी बीती हकीकत नहीं बता पाया। केशव, कहीं वो पांचों बहनें? क्या हुआ पावनी, क्या तुमने उन्हें देखा है? अगर देखा है तो बेटा वो तुम्हारी नंदे हैं। इसका मतलब वो जो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही थी वो मेरी बहनें, और वो मेरे यहाँ मजदूरी करती रही। हे भगवान, ये कैसा पाप करवा दिया तूने मुझसे। इसके बाद केशव और पावनी उन सभी को अपने घर लेकर आ गए, जहां उसने उन सबको ओम प्रकाश से मिलवाया। उन्हें देखते ही ओम प्रकाश मुस्कुराए और हाथ जोड़कर स्वर्ग सिधार गए। इस बात को कई महीने बीत गए और फिर एक दिन, आप सब मेरी नंदे हैं, आज मुझे अपना एक फर्ज पूरा करना है, आइए मेरे साथ। पावनी और केशव उन सबको साथ में लेकर उस बिल्डिंग के अंदर गए। आज से ये फ्लैट आपका नया घर है, आप सब यहीं रहेंगी और मैं हर रोज अपनी नंदों से मिलने आया करूंगी, ठीक है ना? वो पांचों बहुत खुश थी। आज उन्होंने उसी बिल्डिंग के फ्लैट में गृह प्रवेश किया था जिसे बनाने में कभी उन्होंने मजदूरी की थी। धीरे धीरे सरिता ने भी ओम प्रकाश की गलती को माफ कर दिया और अब केशव और पावनी का पूरा परिवार एक साथ था। नूरपुर गांव में रहने वाला किसान हरिया बड़ा ही मेहनती था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रोज हरिया नाश्ता करके जब अपने खेत पर पहुंचता है तो उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। अरे ये तो किसी बच्चे की आवाज है। वो खेत की ओर बढ़ा, तभी उसने देखा खेत में एक 5 सिर वाली बच्ची जमीन पर पड़ी नजर आई। हरिया उसे देख हैरान था। हे भगवान, 5 सिर वाली बच्ची। हरिया ने उसे गोद में उठा लिया और खूब लाड लड़ाया। उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसे घर ले आया। घर आकर उसकी पत्नी रमा ने उससे पूछा, हे राम, 5 सिर वाली बच्ची, इसे कहाँ से उठाकर ले आए? खेत में मिली है मुझे, जैसे राजा जनक को माँ सीता मिली थी, और आज से ये हमारी बेटी है। हमारी बच्ची? कितनी प्यारी है, हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। लेकिन गांव वालों ने जब उस बच्ची को देखा तो वो डर गए। सब हरिया से कहने लगे, अरे भाई, मुझे तो लगता है ये किसी डायन या चुड़ैल का बच्चा है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो इसे उठाकर फेंक दो। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर ये चुड़ैल कैसे हुई? और इसके आने से आप लोगों पर तो कोई परेशानी आई नहीं ना, और हमारे जीवन में तो खुशियां आ गई। जनक पुत्री स्वयं हमारे यहाँ पधारी है। अब आप सब यहाँ से चले जाइए।
हाँ हाँ, चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद कोई भी अनहोनी हुई ना गांव में फिर देखना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसके आने से गांव में और भी खुशहाली आ गई। बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, गांव में अच्छी फसल होने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब वो 21 साल की हो गई। हरिया उसके लिए लड़का ढूंढने लगा, लेकिन 5 सिर देखते ही सब डर कर भाग जाते। नहीं, इस भूतनी से हमें अपने बेटे की शादी नहीं करवानी। क्या पता कल को बच्चे भी ऐसे ही डरावने हो। ना बाबा ना। हरिया और रमा सबके सामने रोते गिड़गिड़ाते, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। ये देख लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता। एक रोज जब वो खेत से लौट रही थी तो उसने देखा एक मोटरसाइकिल जिसमें जवान लड़का था। बारिश में फिसलन के कारण उसकी बाइक नदी में जा गिरी। हे प्रभु, ये क्या हो गया? लक्ष्मी भी झट से नदी में कूद गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। उस लड़के को जब होश आया तो वो उसे देखकर डर गया। उस लड़के का नाम रोहन था। कौन हो तुम? कौन हो? देखो, डरो मत, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने उसे सारी बात बताई। रोहन ने उससे माफी मांगी। मुझे माफ करना, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरे 5 सिर देखकर कोई भी डर जाता है। ये कहकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। रोहन पास ही के गांव के जमींदार का बेटा था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी से परेशान था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी, जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी, उसकी मौत हो गई थी और उसका 4 साल का एक बेटा था। रोहन की माँ रोहन की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। उसे लगता था सौतेली माँ उसके बच्चे को सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। उसकी सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरी औरत उसे वो प्यार नहीं दे पाएगी? अच्छा, तो क्या आप बनेंगे मेरे बेटे की माँ और देंगे उसे वो सारा प्यार? लक्ष्मी ने घर पर इस बारे में बात की और उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी। रोहन उसे ब्याह कर घर ले आया। उसे देख उसकी माँ सावित्री बोली, बेटा, इस चुड़ैल को कहाँ से ले आया? माँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी, हमने शादी की है। क्या तुझे पूरी दुनिया में यही चुड़ैल मिली थी ब्याहने के लिए? इससे तो अच्छा होता तू कुंवारा ही रहता। माँ, ये सब छोड़ो और अपनी इस 5 सिर वाली बहू का गृह प्रवेश करो। ना बाबा ना, मैं तो इस डायन का गृह प्रवेश बिल्कुल ना करूं। कहीं मुझे कुछ हो गया तो? तभी सावित्री गुस्से में अंदर चली गई। वहीं पास में रोहन का बेटा वंश खड़ा था, जो कि लक्ष्मी को बड़े गौर से देख रहा था। वो झट से मंदिर में रखी आरती की थाली उठा लाता है और उससे अपनी 5 सिर वाली माँ का गृह प्रवेश करवाता है। लेकिन वो अभी भी लक्ष्मी को हैरानी से देखे जा रहा था। लक्ष्मी ने उससे कहा, तुम वंश हो ना? बहुत प्यारे हो। आओ, अपनी माँ के पास आओ। भला अपनी माँ से कोई डरता है क्या? माना कि मेरे 5 सिर हैं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी माँ ना। कुछ ही दिनों में वंश ने उसे अपनी माँ मान लिया। लक्ष्मी भी उसके बिना नहीं रह पाती। लेकिन कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को महसूस हुआ कि उसकी सास सावित्री न केवल उसे नापसंद करती है, बल्कि वंश को भी कुछ खास पसंद नहीं करती। वो गुस्सा आने पर उसकी खूब पिटाई करती। मेरा इतना महंगा कांच का शोपीस तोड़ दिया, रुक तो अभी बताती हूँ। सावित्री उसकी खूब पिटाई करने लगी। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? इस मासूम से बच्चे को क्यों मार रही हैं? आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसे मत मारिए। बड़ा लगाव हो गया है ना तुझे इससे, ले फिर तू भी खा। और अगर इस बारे में रोहन से कुछ भी कहा ना तो तेरी और हड्डियां तोड़ूंगी, समझी? ऐसे ही बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक बार तो लगातार 4 दिन तक भारी बारिश होती रही, जिससे कि गांव में बाढ़ आ गई। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे मेरी पत्नी कहाँ गए, कोई बचाओ। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सावित्री ने इस बात के लिए लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहराया। देखा रोहन, मैं ना कहती थी ये डायन है, डायन मनहूस। 40 साल से अपने गांव में बाढ़ नहीं आई, लेकिन इसके आते ही बाढ़ आ गई। वो तो शुक्र है अपना घर 3 मंजिला है, इसीलिए हम बच गए। ये सब तेरे 5 सिर वाली पत्नी की वजह से हुआ है। इससे पहले कि हम सबको भी खा जाए, मुझे उसका कुछ करना होगा। ये कहकर सावित्री ने लक्ष्मी को 3री मंजिल से नीचे गिरा दिया और वो बाढ़ के पानी में बहने लगी। रोहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि आसमान से एक तेज बिजली कड़की और उसमें से 5 सिर वाली बूढ़ी औरत प्रकट हुई। फिर उसके चुटकी बजाते ही बारिश रुक गई और पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। सावित्री और रोहन ये सब देख रहे थे। मैंने कहा था ना, ये लोग कोई डायन है। तभी 5 सिर वाली वो बूढ़ी औरत गीता बोली, ये मेरी बेटी है। 21 साल पहले मैंने ही इसे जन्म दिया था। हम दूसरे लोक से आए हैं।
हमारे यहाँ 5 सिर ही होते हैं। जब मैंने इसे जन्म दिया उस समय सूर्योदय होने वाला था। अगर मैं ये धरती लोक नहीं छोड़ती तो ये धरती गायब हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरी में इसे छोड़कर जाना पड़ा और 21 वर्ष के पश्चात ही हम वापस धरती लोक पर आ सकते हैं। तुम्हारी सौतेली माँ ने इस पर बहुत अत्याचार किए हैं। इस पर ही नहीं, तुम्हारे बेटे और पहली पत्नी पर भी। उसकी हत्या जायदाद के चक्कर में इसी ने की है। यहाँ तक कि तुम्हारी मोटरसाइकिल के ब्रेक्स भी इसी ने फेल किए थे। ये सब सुनकर रोहन गुस्से में आ गया और उसने अपनी सौतेली माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। गीता जाते जाते अपनी शक्तियों से लक्ष्मी का सिर ठीक कर गई। अब उसका भी सिर आम लोगों की तरह हो गया। अब लक्ष्मी अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।